दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा टाउन के इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। अभी हाल ही में भारत ने भी इसमें कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं और लगातार भारत और पाकिस्तान युद्ध में ये अब चर्चा में आया हुआ है। अभी हम लोग बात करेंगे FATF को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर FATF से रिलेटेड 100 वन लाइनर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इनको समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इससे संबंधित विशेषताएँ हैं, क्या इसका जो एरिया ऑफ क्राइटेरिया आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में बना रहता है जब ये लिस्ट जारी करता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, तो ये जारी किया जाता है FATF के द्वारा। आज के इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 100 वन लाइनर्स के सीरीज़ का ये अगला वीडियो रहने वाला है। उम्मीद है शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर आप किसी भी प्रकार से हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो ये QR कोड्स को स्कैन करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, FATF की स्थापना और पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें 1989, जी हाँ बिल्कुल याद रखें हमें, 36 साल पहले लगभग 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे गए हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर के इसका अगर आप देखेंगे रीजन सर्व ज़्यादातर ये करता है यूरोप वाला। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, याद रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट इसमें एलिसा डे एंडा मैड्रेजा है, इनका बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जेरेमी वेल है और इसके अलावा इसमें जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 40 है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि भाई अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था FATF के द्वारा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हैं, इसके बाद में भारत ने यहाँ पर फिर से अर्ज किया है, फिर से रिक्वेस्ट किया है, फिर से यहाँ पर अपनी इच्छा जताई है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर से डाला जाए। ऐसा एक सुझाव भारत ने यहाँ पर दिया है इस वैश्विक मंच को। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। आप यहाँ पर इनके मेंबर कंट्रीज़ का नाम देख सकते हैं, बेल्जियम, मलेशिया, सिंगापुर, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टर्की। मतलब कुल मिलाकर के आप यूरोप और यूरोप के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर चीज़ें कवर्ड हैं। और बहुत सारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। लगभग आप इसको याद रखें। FATF को अगर आप बात करें तो इसमें कुछ मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ पार्ट ऑफ यूनियन है, कुछ ग्रीन लिस्ट में है, कुछ ग्रे लिस्ट में है। इस तरीके से इन्होंने अपनी चीज़ों को रखा है। बहुत ज़्यादा जो चर्चा में रहती हैं वो इसकी ग्रे लिस्ट होती हैं, और उसके अलावा जो इसमें और चर्चा में रहती हैं वो इसमें ब्लैक लिस्ट होती है ना। ब्लैक लिस्ट बहुत ज़्यादा जो एक तरह से संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर ब्लैक लिस्ट में उन्हें रखा जाता है, और ग्रे लिस्ट में रखा जाता है उनको जहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस की ज़रूरत होती है। जैसे हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था, अब भारत ने इसको वापस से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए यहाँ पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, इसके बाद में अब आपको बता दें यहाँ पर दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक एलिसा डी एंडा मैंड्रेजा का, ये मेक्सिको की हैं। कहाँ की, ये मेक्सिको की हैं, और 2026 तक ये इसकी प्रेसिडेंट हैं। ये आपको याद रखना है। सक्सीड इन्होंने किया था टी राजा कुमार को, है ना। टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से संबंधित है, उन्होंने मैंड्रेजा ने किसको सक्सीड किया था, टी राजा कुमार। तो कभी अभी करंट वाले भी पूछे जा सकते हैं और करंट के पहले वाले भी प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। तो FATF के प्रेसिडेंट आपको याद रखना है। मेक्सिको की कौन है, आपको याद रखना है मैंड्रेजा, है ना, एंडा मैंड्रेजा का नाम आपको याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट भी कभी कभी पूछ लेगा तो जेरेमी वेल का नाम याद रखेंगे, है ना। जेरेमी वेल आपको याद रखना है। जेरेमी वेल जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर स्लाइड्स दिख रही हैं। पहले तो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट को समझ लेते हैं। कॉल फॉर एक्शन, मतलब अब इस पर यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जहाँ पर या फिर ऐसे संवेदनशील कंट्रीज हैं जिन पर अब हाई रिस्क है, यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो उन्हें कहाँ पर रखा जाता है, ब्लैक लिस्ट। हम लोगों ने मैप में देखा था, नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में रखा गया था, ईरान को ब्लैक लिस्ट में रखा गया था। उसी आधार पर एक और लिस्ट होती है जिसे ग्रे लिस्ट कहा जाता है। FATF जहां पर थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है या फिर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उन्हें हम लोग ग्रे लिस्ट में रखते हैं। जुरिडिक्शन जो कि मतलब जहां पर थोड़ा सा मॉनिटरिंग, जैसे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, भारत ने दोबारा से उसे ग्रे लिस्ट में रखने की यहाँ पर एक तरह से इच्छा व्यक्त की है। अब देखते हैं कितना आगे चल करके आएगा। जो भी अपडेट होगा आपको शिक्षा टाउन पर मिलता ही रहेगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज यहाँ पर जो होती है, जहाँ पर
पर किसी भी आधार पर कोई यहाँ पर शक होता है, शक के आधार पर चीज़ों को ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है। अगर आप कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जहाँ पर संशय है या फिर विश्व लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पीस में कहीं ना कहीं बाधा हो रही है, तो वहाँ पर आप इनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का चुनाव किया जाता है। इसमें ये जो स्टेटमेंट, जो ब्लैक लिस्ट वाला स्टेटमेंट था, इसे कॉल फॉर एक्शन कहते हैं और इसमें इसे पब्लिक स्टेटमेंट भी कहा जाता है, कॉल फॉर एक्शन। ठीक है। दूसरा आता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आ गई जो कि मॉनिटरिंग के अंदर में रखी जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं, एफएटीएफ को समझते हैं बहुत डिटेल में, एक एक पॉइंट 101 लाइनर्स के माध्यम से। चलिए देखते हैं। देखिए एफएटीएफ जो है वो यहाँ पर 1989 में ये फॉर्म हुआ, ये हम लोगों ने देखा है ना। G7 देशों की पहल, इसका एक तरह से शुरुआत जो हुई थी वो G7 देशों की पहल थी, ये एक बेसिकली माना गया। इसको बेसिकली जो टेररिज्म होता है या फिर जो टेरर फंडिंग होती है उसको ये रोकने के लिए किया जाता है। टेरर फंडिंग का मतलब होता है जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ना, उनको जो फंड्स अवेलेबल कराए जाते हैं उन्हें टेरर फंडिंग कहा जाता है और इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने की इसके माध्यम से कोशिश की गई थी। मुख्यालय इसका जो होता है वो पेरिस में, मुख्यालय फ्रांस में स्थित है एफएटीएफ का। और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, जैसा हम लोगों ने बात किया, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि जो ब्लैक में पैसा कमाया जाता है उसे व्हाइट करने का काम मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। और टेरर फंडिंग का मतलब ये है टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करना या फिर उन्हें पैसा प्रदान करना, वो टेरर फंडिंग की कैटेगरी में आता है। तो उसी आधार पर आप ध्यान रखेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग दो चीजों को रोकने का काम इसने करना है। शुरुआत में देखेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग पर ही ज़्यादातर फोकस हुआ करता था, लेकिन टेरर फंडिंग और अन्य अपराध बाद में इसमें जोड़े गए। अंतर सरकारी मतलब बहुत सारी सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के काम कर रही हैं, इस वजह से इसे एक अंतर सरकारी नीति निर्माण निकाय कहा जाता है। संधि आधारित संगठन नहीं है ये, कोई भी किसी भी प्रकार का संधि आधारित संगठन ये नहीं है। पहली बैठक पेरिस में ही आयोजित हुई थी जहां पर इसका मुख्यालय भी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए 9वें पॉइंट पर आते हैं, तो ये ओईसीडी के तहत में ये कार्य करेगा। हम लोगों ने ओईसीडी के बारे में पहले पढ़ा है ना। ओईसीडी के तहत में ये ज्यादातर कार्य करता है और 2001 में 9/11 जो हमले के बाद में एफएटीएफ ने आतंकवादी विरोधी फंडिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया था। जो एक तरह से टेरर फंडिंग होती है उस पर भी 9/11 है ना, आपको पता है वाशिंगटन डीसी 9/11 हमला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2001 में ये हुआ था। उसके बाद में अब इसका जो ध्यान है वो केंद्रित हो गया है थोड़ा थोड़ा टेरर फंडिंग की तरफ भी। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो फंक्शंस क्या है, एफएटीएफ के कार्य बेसिकली ये करता क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा हम लोगों ने बात की, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। वैश्विक मानदंड, यहाँ पर उसको बनाने के लिए वैश्विक मानदंड बनाने का कार्य, टेरर फंडिंग के खिलाफ में रणनीति बनाने का कार्य करेगा। जो सदस्य देश हैं उन पर निगरानी और मूल्यांकन, ऐसा नहीं कि केवल गैर सदस्यों को, सदस्य देश की भी निगरानी और मूल्यांकन ये करने का काम करेगा। ग्रे और ब्लैक लिस्ट ये जारी करता है जिसके माध्यम से संदिग्ध देशों का पता चलता है या फिर आतंकवादी गतिविधि कर रहे देशों का यहां पर पता चलता है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों की समीक्षा करने का काम भी करता है, जो देश अलग अलग अपने स्तर पर बनाते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो एक तरह से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो यहाँ पर नीतियां बनाई जाती हैं, उसको भी ये रिव्यू करने का काम करता है। वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करेगा और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा है ना, वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा भी ये करने का काम करेगा। गैर सहयोगी देशों पर दबाव बनाने का काम करेगा, जो सहयोग नहीं करते हैं उन पर थोड़ा सा दबाव बना करके उनसे सहयोग हासिल करने की ये कोशिश भी करता है। टेक्निकल असिस्टेंट और प्रशिक्षण देने का काम भी करेगा कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सकता है या फिर टेरर फंडिंग को भी रोका जा सकता है। सहयोगी संगठनों के साथ में डेटा को साझा करेगा ताकि पता चले कि भाई कौन ऐसा है जो कि ग्रे लिस्ट में है, कौन ऐसा है जो कि संदिग्ध है, कौन बहुत ज्यादा यहाँ पर हानिकारक सिद्ध आगे आने वाले समय पर हो सकता है। इसकी जानकारी के लिए ये सहयोगी संगठनों को भी डेटा को साझा करने का काम करता है। अगर संरचना की बात करें तो इसमें आपको बता दें वर्तमान में यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या है वो 40 है, 39 नहीं, आप याद रखेंगे ये 40 सदस्यों की संख्या है ऑफिशियल डेटा के अनुसार। अभी करंट का जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार 1 वर्ष का इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, ये आप याद रखेंगे। अध्यक्षता
रोटेशन के आधार पर होती है। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं में ये रोटेट होते हुए अध्यक्षता इधर उधर चली जाती है। निर्णय प्रक्रिया सहमति पर आधारित है। इसकी जो निर्णय प्रक्रिया है वो पूरी तरह से जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सहमति पर आधारित है। बहुमत का कोई भी रोल नहीं है। सहमत सबको होना पड़ता है, नहीं तो वो चीज़ लागू नहीं होती है। सचिवालय इसके प्रशासन को संभालने का काम, तो जैसे हर एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना सचिवालय है, इसका भी सचिवालय है जो इसके प्रशासन को संभालने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो क्षेत्रीय भागीदारी संगठन। ये कई क्षेत्रीय भागीदारी संगठन के रूप में कि इसके बहुत सारे क्षेत्रीय भागीदारी संगठन भी हैं। निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये इनका निर्णय है, ये एक वार्निंग प्रकार की देते हैं और इनको कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया जाता। ये केवल एक तरह से आपको दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी होता है और साथ में भारतवर्ष में 2010 से FATF का ये सदस्य, भारतवर्ष जो है वो 2010 से FATF का सदस्य है और लगातार इसमें अभिन्न योगदान देता है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। सदस्यता के लिए ये कठोर मानदंड अपनाने का भी काम करते हैं। यहाँ पर सदस्यता लेना इसकी इतना आसान नहीं है। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रे लिस्ट उन देशों को डालता है जो निगरानी में होते हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल देगा। ब्लैक लिस्ट में वो आते हैं जो पूरी तरह से असहयोगी होते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं विश्व धरातल, तो उसे जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट में होना विदेशी निवेश को प्रभावित भी करता है। अब जो कंट्रीज जो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में आती हैं उनके पास में और जो आसपास की जो कंट्रीज हैं वो निवेश करने से बचती हैं, है ना। ब्लैक लिस्ट में होना अंतर्राष्ट्रीय लेन देन लगभग असंभव हो जाता है और वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट में अगर आप आ गए तो वर्ल्ड लेवल पर व्यापार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, ना के बराबर ही हो जाती हैं, पूरी तरह से रुक भी सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो पाकिस्तान लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहा था, अभी वर्तमान में उसे बाहर कर दिया गया था। भारत ने उसे दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। ब्लैक लिस्ट में शामिल उत्तर कोरिया है, हम लोगों ने अभी मैप में भी देखा था। समय समय पर अपनी लिस्ट को ये अपडेट करता है और उसमें लिस्ट वैश्विक वित्तीय संगठनों को चेतावनी देने का काम करता है। देखिए वैश्विक स्तर पर अगर आप भारत को देखेंगे तो अच्छी खासी इमेज अभी नहीं है। अमेरिका के साथ में हमारे टेंशंस हैं, चाइना के साथ में हमारे टेंशंस हैं, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान भी हमारे साथ में गड़बड़ी करता रहता है, नेपाल के साथ में भी हमारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, म्यांमार, मतलब कहीं ना कहीं भारत को भी अपनी विदेशी नीतियों को सुधारने की जरूरत है। वैश्विक लेवल पर जो हमारी पहुंच बन रही थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होते दिखाई पड़ती है जब ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर डाला जाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमारे ऊपर जबरन सीज फायर जो है वो थोप दिया गया था, है ना, ऐसा माना जाता है कि थोप दिया गया। वॉर हालांकि सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का, लेकिन ओवरऑल जो भारत ही यहाँ पर अगर एक तरह से अग्रणी भूमिका निभा रहा था आतंकवाद को ख़त्म करने की, तो वहाँ पर वो भूमिका में उसे रहने देना चाहिए था। हो सकता है आतंकवाद का कुछ यहाँ पर कुछ हद तक समापन देखा जा सकता है ना, लेकिन कुल मिलाकर के फिर भी आप देखेंगे कि भाई चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती जैसा हम लोग सोचते हैं। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एक्शन प्लान अपनाने होते हैं। अगर आप एक्शन प्लान को अपनाते हैं तो आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान बाहर निकला था लेकिन भारत उसे दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात कर रहा है। यहाँ पर लिस्टिंग से IMF और विश्व बैंक जैसे संगठन की नीतियां भी प्रभावित होती हैं। अगर आप FATF में लिस्टिंग हो गई तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। FATF जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IMF और वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई निवेश होना है तो वो भी इससे प्रभावित होता है। तो अच्छी खासी यहाँ पर इसमें इमेज अपनी बना करके रखनी होती है। अगर FATF और भारत की बात करेंगे तो इसमें पूर्ण सदस्य इसका 2010 में बना था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का विरोध कानूनों को ये सख्त करने का काम भारत ने किया था। लगातार पाकिस्तान की निगरानी की मांग करता रहता है। ग्रे लिस्ट से जब भी हटाया गया तब उसे ग्रे लिस्ट में दोबारा से डालने की मांग यहाँ पर भारत ने की है। FATF ने भारत की AML नीतियों की सराहना भी की है और इसके अलावा यहाँ पर जो आतंकी संगठनों की फंडिंग पर रोकने के लिए उपाय भी भारत ने यहाँ पर किए हैं। भारत की भूमिका सक्रिय FATF में लगातार रही है। FIU जिसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं उसके माध्यम से डेटा को साझा भी करने का काम भारत करता है। यहाँ पर PMLA मतलब FATF मानकों के अनुसार PMLA अधिनियम को सुदृढ़ करने का काम किया गया ताकि भारत में FATF की जो पहुँच है, FATF की जो पहुँच भारत की है उसमें FATF में वो यहाँ पर सुदृढ़ हो सके, वो उसको थोड़ा सा पावर मिल सके।
एफएटीएफ के पाकिस्तान के खिलाफ एफएटीएफ में डोजियर प्रस्तुत करता है और उसको लगातार ग्रे लिस्ट में शामिल करने का प्रयास भी करता है। बैंकिंग सिस्टम में केवाईसी को अनिवार्य भारत ने अपने कर दिया है। आपने देखा है कि भाई केवाईसी के बिना भारत में किसी भी प्रकार का कोई बैंकिंग गतिविधियां नहीं हो सकती हैं, तो उसको एक तरह से वो मानकों में ही आता है, जो कि एफएटीएफ की मानक हैं, उन्हीं में से ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद देखिए, अब इसके माध्यम से क्या होगा, केवाईसी है तो मतलब आप अपने कस्टमर को नो योर कस्टमर, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, और इसके माध्यम से कम एक वैलिड पर्सन हमारे सामने है, जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है उसकी निगरानी की जा सके। कहीं पर भी कोई भी पैसा जाता है, कहीं पर भी कुछ भी ट्रांसफर होता है, तो वो चीज़ बैलेंस हो सके, उसे चेक क्रॉस चेक किया जा सके। तो इसकी वजह से ये एफएटीएफ की एक तरह से जो गाइडलाइंस है उनको ये मानते हुए आगे बढ़ता है। वैश्विक प्रभाव अगर आप देखेंगे एफएटीएफ के, तो सिफारिशों से वित्तीय मानदंड बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है भाई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो एक तरह से वित्तीय मानदंड जो डिसाइड करते हैं वो एफएटीएफ के आधार पर ही डिसाइड करते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक मानकों को अपनाने की सलाह भी देता है। एफएटीएफ के मानकों को अगर आप अपना रहे हैं तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने का काम करते हैं। रिपोर्ट निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करने का काम करता है और इसके आधार पर ही बहुत सारे विश्व धरातल पर जो निवेश होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। कई देशों को सुधार के लिए मजबूर करने का काम एफएटीएफ ने किया और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर इसकी वजह से घटा है। दबाव में आतंकवादी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए गए और टेरर फंडिंग जैसी गतिविधि भी यहाँ पर रुकी है, थमी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में एफएटीएफ जो है वो गैर सहयोगी देशों को अलग थलग करने की शक्ति रखता है और साथ में एफएटीएफ की जो रिपोर्ट है वो वैश्विक संस्थाओं की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग की जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये वर्ल्ड लेवल पर जो व्यापार है वो एफएटीएफ की जो रिपोर्ट आती है वो उसको प्रभावित करती है ना। उसके बाद में दुनिया के सबसे प्रभावशील वित्तीय निगरानी संस्था ये बनती हुई नजर आ रही है और व्यापार में पारदर्शिता इसी की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप किसी भी अनऑफिशियल या फिर टेरर जैसी अगर गतिविधि में आप इन्वॉल्व हैं तो वो सामने आ जाता है एफएटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर, और जिसकी वजह से व्यापार में थोड़ा सा पारदर्शिता और एक विश्वास भी बढ़ता है। अगर आप ग्रीन लिस्ट में हैं, अगर आप ग्रीन कंट्रीज में हैं या फिर ग्रे और ब्लैक से अगर आप बाहर हैं, तो एक विश्वास भी बनता है वर्ल्ड लेवल पर आपके साथ में इन्वेस्ट करने का, आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से बढ़ती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रीजनल, और रीजनल बॉडीज अगर आप देखिए क्षेत्रीय निकाय एफएटीएफ के क्या हो जाते हैं, तो 9 क्षेत्रीय संगठन हैं इसमें, आपको ये याद रखना है। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप एपीजी भारत और पाकिस्तान को कवर करने का काम एपीजी कर रहा है। मोनवाल नाम का यूरोप के कुछ गैर ईयू जो यूरोपियन यूनियन में शामिल देश नहीं है उनको ये इंक्लूड करने का काम करता है। मीना एफएटीएफ जो है वो पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका को कवर करने का काम करता है, तो अलग अलग भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। गैफीलेट जो है वो लैटिन अमेरिका के लिए कार्य करता है और हर क्षेत्र समूह को एफएटीएफ के मानकों का पालन करना होता है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस में बटे हुए हैं। इन समूहों की रिपोर्ट एफएटीएफ को ही सौंपी जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। और एपीजी का सक्रिय सदस्य भारत है, तो भारत तो लगातार एफएटीएफ को फेवर ही करता है, भारत तो उसकी पॉलिसीज को फॉलो करने का काम ही करता है, तो उसमें सक्रिय सदस्य के रूप में भारत को देखा भी जाता है। क्षेत्रीय अगर तकनीकी सहयोग और मूल्यांकन भी करने का काम यहाँ पर जो क्षेत्रीय समूह है वो तकनीकी सहयोग भी करने का काम करेंगे। अगर मान लो आप टेरर फंडिंग नहीं रोक पा रहे हो तो आपको वो सपोर्ट करने का काम और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का भी काम करेंगे कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। रिपोर्ट्स एफएटीएफ की बैठक में चर्चा का हिस्सा बनती हैं। जो क्षेत्रीय संगठन जो रिपोर्ट्स भेजते हैं वो एफएटीएफ की बैठकों में चर्चा का विषय भी बनती हैं। अगर चुनौतियों की बात करेंगे तो भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती है। यहाँ पर जो है वो लिस्टिंग प्रक्रिया में कई देश पक्षपाती मानते हैं, इसको जो है वो बायस्ड माना जाता है बहुत सारे देशों के द्वारा। लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट, इसको थोड़ा सा पक्षपाती माना जाता है। वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स यहाँ पर गेम अपना करती है। इसके बाद में राजनीतिक प्रभाव के आरोप यहाँ पर लगते हैं। राजनीतिक आधार पर थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अनुपालन महंगा और जटिल होता है। विकासशील देशों के लिए अगर अनुपालन कर रहे हैं एफएटीएफ की गाइडलाइंस का, वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इस वजह से विकासशील देश उसको अनुपालन करने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं। ब्लैक लिस्टिंग के बाद में आर्थिक
संकट ज़्यादा गहरा जाता है और ब्लैक लिस्टिंग कम से कम कंट्रीज़ की हो तो ये वैश्विक स्तर पर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन ब्लैक लिस्टिंग के बाद में व्यापार और थोड़ा सा एक समीकरण जो है इंटरनेशनल एक तरह से ट्रेड का, वो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ाता है, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। इसके बाद में 75 नंबर पॉइंट यहाँ पर आपसे बताता है कि भाई एफएटीएफ से बचने के लिए रणनीति बनाने का काम करते हैं कुछ देश, इससे बचने के लिए रणनीति बनाने का काम करते हैं। डिजिटल करेंसी से निगरानी की प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल हो गई है, आपको भी पता है भाई बिटकॉइन आ गया है, इतने सारे अलग अलग प्रकार की डिजिटल करेंसीज आ गई हैं जो कि फिजिकली मौजूद नहीं है, अब वहां पर मॉनिटरिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तकनीकी ज्ञान की कमी के लिए कई देशों के लिए ये समस्या बनी होती है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं को वो रोकना तो चाहते हैं, लेकिन तकनीकी आधार पर वो कैसे रुक सकता है इसकी जानकारी ही उन्हें नहीं है, इस वजह से समस्या वो बनी रहती है। एफएटीएफ को लगातार अपने मानकों को अपडेट करना पड़ता है क्योंकि भाई अलग अलग प्रकार के क्राइम्स बदलते रहते हैं, है ना, जहां पर भी एक तरह से उपलब्धता लूप होल्स देखने को मिलते हैं वहां पर क्राइम होता है, तो लगातार यहाँ पर अपडेट करना, लगातार चीज़ों को यहाँ पर एक तरह से इंप्रूव करने की कोशिश लगातार एफएटीएफ करता है, लेकिन ये एक चैलेंज भी रहता है, लगातार अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करना एक आसान काम नहीं होता है। इसके बाद में क्रिप्टो करेंसी टेरर फंडिंग का एक नया माध्यम बन गई है और इसके बाद में कानूनी दंड की शक्ति एफएटीएफ के पास में नहीं है, ये भी एक इसकी चुनौती ही तो है भाई। ये एक तरह से समीक्षा कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है और इसके आधार पर चर्चाएं करवा सकता है, लेकिन ये सजा नहीं दे सकता, ये भी कहीं ना कहीं कानूनी आधार पर थोड़ा सा इसको कमजोर बनाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है समसामयिक। अगर करंट अफेयर के आधार पर एफएटीएफ को देखेंगे तो हाल ही में भारत, आपको भी पता है 2022 में पाकिस्तान इससे बाहर हुआ था और रूस पर एफएटीएफ की निगाहें यूक्रेन युद्ध के बाद में ज़्यादा तेज हो जाती हैं और आगे कहीं ना कहीं एफएटीएफ में एक तरह से रूस को भी इंक्लूड ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में करने की यहाँ पर कवायद चल रही है। क्रिप्टो करेंसी को भी निगरानी में शामिल किया गया, एफएटीएफ ने क्रिप्टो करेंसी को भी निगरानी में अब शामिल किया, तो डिजिटल जो करेंसी का एक ड्रॉबैक लगाया गया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है। एफएटीएफ ने पहली बार भारत ने एफएटीएफ में पाकिस्तान का मुद्दा उठाया और उसे दोबारा से ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात की गई। यूएई को हाल ही में ग्रे लिस्ट में डाला गया था, हाल की बैठक में पेरिस में आयोजित इसकी हाल ही की बैठक हुई थी। कोविड-19 के समय याद रखेंगे आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के नए खतरे यहाँ पर चिन्हित किए गए थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे और साथ साथ में ये भी आप याद रखें कि फाइनेंस को लेकर के नई गाइडलाइन लगातार एफएटीएफ जारी करता है। G20 में एफएटीएफ को सशक्त बनाने की बात भारत ने की थी, हम लोगों ने G20 का जो समिट है उसको होस्ट किया था, वहां पर एफएटीएफ को सशक्त बनाने की बात हम लोगों ने की थी। वैश्विक स्तर पर एएमएल और सीएफटी डाटा साझा करने के लिए नई नीति प्रस्तावित की गई है और उसके आधार पर एएमएल और सीएफटी को मॉडर्नाइज किया जाएगा और उसके आधार पर वो डेटा को जारी करने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के अगर भविष्य की दिशा देखेंगे तो उम्मीद है आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं। भविष्य की दिशा इसकी ये रहने वाली है कि भाई एफएटीएफ सिफारिशों और अब वैश्विक नियमों का हिस्सा बना है, लगातार ये एक वर्ल्ड लेवल पर ट्रेड को कंट्रोल करने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसकी विश्वसनीयता, इसकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पर एफएटीएफ के द्वारा देनी आगे पड़ेगी क्योंकि डिजिटल भुगतान पर फोकस बढ़ रहा है, इस वजह से टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके अलावा एफएटीएफ भविष्य में क्रिप्टो एक्सचेंज को रेगुलेट करने पर जोर दे रहा है और विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता ये बढ़ा सकता है क्योंकि जहाँ पर अगर मान लो आपको अपग्रेड करना है टेक्निकली, जो आपके जितने भी एक तरह से क्राइम हो रहे हैं वो टेक्निकल आधार पर हो रहे हैं, अगर विकासशील देशों के पास में तकनीकी ही नहीं होगी तो वो उनसे प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे अपने लोगों को, अपने आवाम को, या फिर टेरर फंडिंग को वो कैसे रोक पाएंगे। तो इस वजह से एफएटीएफ विकासशील देशों के लिए क्या करेगा, नई तकनीकी सहायता यहाँ पर बढ़ाने का कार्य कर सकता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। एफएटीएफ का सहयोग वैश्विक आतंकवाद पर अंकुश भी लगाने का हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क की रीढ़ जो है वो एफएटीएफ बन गया है, एफएटीएफ में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है और भारत अगर एफएटीएफ के साथ में मिलेगा तो एफएटीएफ और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर केवाईसी को लागू किया, हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करके स्ट्रक्चराइज किया, हम लोगों ने यहाँ पर ओवरऑल टेरर फंडिंग के लिए का विरोध किया है, इसके अलावा हम लोगों ने लगातार जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का भी विरोध किया है। तो भारत अगर इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है
तो एफएटीएफ यहाँ पर और आगे बढ़ सकता है, उसकी प्रभावशाली उसको और ज़्यादा बनाया जा सकता है। पारदर्शिता के युग को मजबूत करने का काम एफएटीएफ कर रहा है और जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उन पर कंट्रोल अगर एफएटीएफ ने स्थापित कर लिया तो कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है और थोड़ा सा और विश्वसनीयता बढ़ सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। वैश्विक शांति, सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता का अभिन्न स्तंभ यहाँ पर एक तरह से एफएटीएफ बना हुआ है और लगातार वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने का ये काम करता है, उसको मेंटेन करने का भी ये काम करता है। अभिन्न स्तंभ इसका ये बन चुका है। तो एफएटीएफ से रिलेटेड हम लोगों ने 100 एक तरह से वन लाइनर्स यहाँ पर डिस्कस किए। हेडिंग वाइज हम लोगों ने चीज़ों को रखा है कि भाई भारत की क्या स्थिति रही, भविष्य की दिशा क्या है, वर्तमान में जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके और कुछ इंपॉर्टेंट अगर निकाय हैं तो उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में वो भी हम लोगों ने देखा, इसका एक तरह से इतिहास क्या रहा था वो भी हम लोगों ने देखा, मौजूदा जो एक तरह से इसका रोल है वो क्या है वो भी हम लोगों ने देखा, ग्रे लिस्ट को समझा, ब्लैक लिस्ट को समझा। उम्मीद है कंप्लीट जो ये वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि भाई आपको वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना होता है। इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार शिक्षा टाउन पर मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ में उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, भूगोल है या फिर नागरिक शास्त्र है तो आप हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ करके हमारे साथ में अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर एग्जामिनेशन के पैटर्न के आधार पर तैयारी कराई जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ में शिक्षा टाउन पर और किसी भी प्रकार के कोई भी ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन क्यूआर कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बताइएगा। आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी। कंप्लीट सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी आप हमारे साथ में अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।